नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे चुनावी संग्राम की, बाकी बचे हुए 3 चरणों के चुनाव की, कैसा चल रहा है नेताओं का चुनाव प्रचार। साथ ही साथ एजेंडे वाली सियासत में खटाखट का शोर। राहुल गांधी के खटाखट वाली आर्थिक नीति पर पीएम मोदी ने साधा है निशाना। क्या यह अर्थनीति देश का भला कर सकेगी और क्या यह लागू भी कर पाना संभव है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। और बात होगी स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल की चुप्पी, आखिर क्यों और क्या कहती है ये चुप्पी। कई होंगे अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और फतेहपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलवाना चाहिए, इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लें। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह यूपी, ओडिशा और उत्तराखंड में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा ओडिशा में कांटाबाजी में करेंगे रैली। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की रायबरेली और अमेठी में साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभाल रही हैं मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। राहुल गांधी की खटाखट वाली आर्थिक नीति पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, 4 जून के बाद ऐसे लोग खटाखट घूमने निकलेंगे विदेश। 2019 में भी राहुल गांधी ने न्याय योजना के तहत 75,000 रुपए देने का किया था वादा। स्वाति मालीवाल मामले में हर ओर से घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल से मांगा जवाब। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं असुरक्षित। तो सबसे पहले बात चुनावी रण की। किस तरह से धुआंधार प्रचार नेताओं का जारी है, राजनीतिक दलों का जोरदार प्रचार अभियान जारी है। इस पर हम आपको बताते हैं कि कौन कहां किस चुनावी रण में उलझा हुआ है और कौन किस तरह से अपना चुनाव प्रचार उसको धार देने की कोशिश कर रहा है। अंतिम 3 चरणों के प्रचार की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों का जोरदार प्रचार अभियान जारी है। अंतिम 3 चरणों का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। पीएम मोदी ने यूपी के बाराबंकी और फतेहपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। पीएम ने राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को नसीहत दी। पीएम ने कहा कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए, इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लें। पीएम मोदी की यूपी के हमीरपुर और मुंबई दक्षिण मध्य में भी रैलियां। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह यूपी, ओडिशा और उत्तराखंड के दौरे पर भी हैं। और हम इसके साथ ही साथ आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के हमीरपुर में इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे हमीरपुर ले चलते हैं और इस जनसभा के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और दूसरी जो प्रचार है नेताओं का वो जारी है। सीधे हमीरपुर। तो
तो हमीरपुर की जनसभा में हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि बाराबंकी और फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और कहा कि बुलडोजर कहां चलाना चाहिए, इसकी सीख, इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे नेताओं की, तो अमित शाह इस वक्त ओडिशा, उत्तर प्रदेश में हुंकार भर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा जो है वो उड़ीसा के कांटाबाजी में एक रैली को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह बलिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो लगातार जो एनडीए है और बीजेपी है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। साथ ही साथ चुनावी रण में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन हम बता दें कि क्या कुछ रहा है और किस तरह से चल रहा है ये चुनाव प्रचार, ये भी हम आपको बताएंगे। विपक्ष ने जो पूरी ताकत झोंकी है, आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, संयुक्त सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं फतेहपुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके साथ में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। तेजस्वी यादव बिहार में प्रचार कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी, उन्होंने भी चुनाव में पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल अमृतसर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार हमलावर हैं इंडी गठबंधन के ऊपर, यूपी के फतेहपुर में उन्होंने एक जनसभा संबोधित की और कहा कि कांग्रेस मात्र 50 सीटें जीतने के लिए हाथ पैर मार रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है, मिशन 50। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। तो पीएम मोदी ने कहा कि 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस और विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने यूपी के बाराबंकी में भी एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि चुनाव आने के साथ ही, आगे बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, इंडी गठबंधन वाले ताश की पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है
खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। तो प्रधानमंत्री ने चुटीले अंदाज में विपक्ष के ऊपर कटाक्ष किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जब हम 2 जून को जेल में जाएंगे तो 4 तारीख को अपनी जीत वहीं से देखेंगे। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। मुझे निराश मत करना, मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे। और इस पूरी खबर पर, चुनाव प्रचार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, उत्तर प्रदेश की ये तो शब्द नहीं यूज करूंगा कि खाक छान रहे हैं आप, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि चुनावी रण पर आप पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बनारस, जौनपुर, कहां कहां आपसे बात होती है आप बता रहे हैं। किस तरह से चुनावी रण चल रहा है? रायबरेली में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शोर के साथ साथ बीजेपी का भी शोर दिखाई दे रहा। कैसा अब बचा है जो 3 चरणों का चुनाव है? क्या आकलन और क्या जानकारी देंगे आप? ये देखिए, 5वें और 6ठे चरण का जो चुनाव है उसके लिए चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जोरों पर है और देश भर में भी जो आप नेताओं के बयान दिखा रहे हैं, चुनावी जनसभा दिखा रहे हैं, वो इसी 5वें और 6ठे चरण के लोकसभा क्षेत्रों से आ रही है। बाराबंकी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित किया, वहां 5वें चरण पर चुनाव होना है। लखनऊ से आप शुरू करें और अयोध्या तक, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, अयोध्या यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट हो, रायबरेली, अमेठी हो, इन सब सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है और यहाँ पर हम धुआंधार प्रचार देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो चुनावी जनसभा है उससे कवर करके आया हूँ, जहाँ ऊंचाहार, रायबरेली के ऊंचाहार के जो सपा विधायक मनोज पांडे, वो पहले ही हम जानते हैं कि बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके थे। आज औपचारिक तौर पर वो इसी जनसभा में बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो रायबरेली में बीजेपी मानती है कि इसका बहुत फायदा होगा। और जो सलोन, जहां पर ये जनसभा थी, वो अमेठी का हिस्सा है, सलोन विधानसभा जो सुरक्षित सीट है। तो इस तरह के हम देख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी यहाँ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी की धुआंधार हमने चुनाव प्रचार देखा रायबरेली में खास तौर पर, तो अमेठी में। तो इस तरह से हम खूब प्रचार देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज भी देख रहे हैं कि अभी आपने सुनाया भी कि नई बुआ मिली है, अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कहा, समाजवादी पार्टी के जो शहजादे हैं। तो इस तरह के हम चुटीले भाषण और तंज भी एक दूसरे पर देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर चल रहे हैं और अब पूरी ताकत एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष है बीजेपी और विपक्षी जो एनडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि अब जानते हैं कि 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है और उसके बाद 6ठे चरण के लिए भी बहुत ज्यादा समय बचा नहीं। जी, निश्चित तौर पर हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चुटीले अंदाज में क्या क्या इश्यूज वो उठा रहे हैं। एक वो इकोनॉमी की, खटाखट इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री पद को की रेस को लेकर के आपस में एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष किस तरह से इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ वो जनता के बीच में जाकर कह रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के पलटवार का या फिर उनके आरोप का कोई सीधा जवाब विपक्षी दलों, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। क्योंकि बीजेपी शुरू से कहती रही कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
आप जानते हैं 2014 में प्रचंड जीत के बाद वो प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री बने और 2024 में भी बनने वाले हैं। वहीं विपक्ष ये तय नहीं कर पाया कि संयोजक कौन होगा, विपक्ष ये तय नहीं कर पाया इंडी गठबंधन की उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला, कभी ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, बाहर से समर्थन की बात कर रही हैं। तो दरअसल विपक्ष की जो एक तरह से कई मुद्दों पर सहमति ना बना पाने की जो एक टीस भी है, या कहे कि जो नहीं बना पाए, उस पर सीधा प्रहार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट, रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, इस बार वो राज्यसभा जा चुकी हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अमेठी से लड़ने वाले थे ऐसी चर्चा थी, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। और अब बीजेपी ये कह रही है कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है और 19 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। तो कांग्रेस के रणनीतिकार डर गए, राहुल गांधी डर गए, इसलिए वहां से केएल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, जो 17 सीटें मिली है समाजवादी पार्टी ने जो कोटे में दी है कांग्रेस को, उसमें उन सीटों पर एक तरह से प्रदर्शन बढ़िया हो, इसके पूरे दबाव में कांग्रेस पार्टी दिखती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो वजूद बचाने की भी लड़ाई है। अगर रायबरेली सीट उसने नहीं जीती, क्योंकि उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं जहां मतदान खत्म हो चुका है। तो कांग्रेस की वो एक बेचैनी भी दिखती है जब आप रायबरेली आए, एक अकुलाहट भी दिखती है। लेकिन मनोज पांडे अभी अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उस तरह की चुनौतियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं रायबरेली में। अमेठी में तो पहले से भी बढ़ी हुई थी। जी निश्चित तौर पर। तो आप से और भी अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे एजेंडे वाली सियासत में खटाखट का शोर। किस तरह से ये जो खटाखट वाली अर्थनीति है, इसके क्या मायने हैं, कितनी ये संभव है और किस तरह से इसके पीछे की क्या सियासत है, ये समझेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 5 साल तक मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे एजेंडे वाली सियासत में खटाखट का शोर। किस तरह से राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमी वाला एजेंडा इन दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और उसके क्या कुछ मायने हैं। राहुल गांधी युवा, महिला, किसानों को खटाखट 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेजने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में पीएम मोदी राहुल गांधी के खटाखट पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को मोदी सरकार ही बनेगी, इसके बाद इंडी गठबंधन खटाखट बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि हार के बाद बलि के बकरे को ढूंढा जाएगा, क्योंकि ये हमेशा का ट्रेंड रहा है कि विपक्ष में ढूंढा जाता है कि कौन बलि का बकरा है, किसको स्केपगोट बनाया जाए। पीएम ने कहा कि शहजादे गर्मी की छुट्टियां मनाने खटाखट विदेश चले जाएंगे। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शहजादों को विकास बच्चों के गिल्ली डंडे का खेल लगता है। इन्हें मेहनत करने की आदत नहीं है, इनके लिए विकास खटाखट होगा। तो सीधा तंज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शहजादे से पूछो गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट। प्रधानमंत्री ने तंज किया। पीएम ने कहा कि इनसे पूछो विकसित भारत का कोई प्लान है तो वे कहेंगे टकाटक। राहुल गांधी अपने चुनावी सभाओं में कहते हैं कि गरीब परिवारों के अकाउंट में तब तक 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, जब तक ये रुपए तब तक डाले जाएंगे जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं हो जाता। और गरीबी हटाने का ये एजेंडा है
राहुल गांधी का। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों के अकाउंट में पैसा खटाखट आता रहेगा, हर महीने आएगा और साल में 1 लाख रुपए डालेंगे। एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे, ये दावा करते हैं राहुल गांधी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इस खटाखट वाली फ्रीबी का कोई हिसाब भी लगाया है? क्या ये लाखों करोड़ रुपए उधार लेंगे या फिर टैक्स पेयर पर अतिरिक्त टैक्स थोपेंगे? यह निर्मला सीतारमण का सवाल है। वित्त मंत्री ने चुनौती दी थी कि कांग्रेस पार्टी अपने 25 गारंटी पर खर्च होने वाली रकम का ब्यौरा दे। दरअसल पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प की काट में राहुल गांधी 5 न्याय 25 गारंटी का मैनिफेस्टो लाए थे। सवाल यह है कि विकास की मौजूदा रफ्तार के बीच क्या यह देश फ्रीबी के भुगतान में ठहर जाएगा या फिर हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना के मॉडल को ही देश के विकास का मॉडल मान लिया जाएगा, जहां पर फ्रीबी के बदौलत ये सरकारें आई हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर जोर डाला। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के हर एक घर की महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद इंडी गठबंधन टूट जाएगा और शहजादे भी खटाखट विदेश निकल जाएंगे। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। तो इस पूरे विमर्श पर चर्चा करने के लिए ये जो जिस तरह से एक ये खटाखट की जो इकोनॉमी की जो बात हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, एक और विशेष मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी, सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ।
बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते? ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम खटाखट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो अर्थ नीति राहुल गांधी ने जिसकी घोषणा की है, वो कहते हैं कि हर वर्ष 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी घर की महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे, हर महीने 8,500 रुपए के करीब डाले जाएंगे, और इस तरह से देश से वो गरीबी दूर करेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। और माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता है डॉक्टर टीना, मैं समझता हूं कि आप स्लिप ऑफ टंग को माफ़ करेंगी। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो जुड़े हुए हैं। दरअसल विजय मिश्रा जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन विनोद मिश्रा जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद मिश्रा जी, ये जो पूरा विमर्श है और जिसकी बात कही जा रही है, अर्थनीति जिसमें 1 लाख रुपए गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, उनके घर की महिलाओं को दिए जाएंगे, और उसके बाद ये तरीका होगा गरीबी मिटाने का, और तब तक डाले जाएंगे जब तक देश से गरीबी मिट नहीं जाएगी। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ये खटाखट का, वो खटाखट इकोनॉमी का, जिस तरह से आजकल पीएम मोदी अपने हर सभाओं में इस खटाखट को ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये खटाखट कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसको ऐसे ही लिया है। ये उनकी तरफ से एक बहुत ही सीरियस नोट पे इसको खटाखट इकोनॉमी को लाया है। और ये खटाखट की बात जब राहुल गांधी से हर सभाओं में कहा जाता है कि आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में खटाखट 8,500 आ जाएंगे, महिलाओं को अलग कहते हैं, किसानों को, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उनके पैसे आएंगे खटाखट। ठीक है, राहुल गांधी अपने लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, लोगों को खटाखट रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग टेलीविज़न में पंच कहते हैं, वो पंच लाइन वो देते हैं खटाखट। लेकिन ये पंच लाइन का जब पीएम मोदी आज भी उसका विश्लेषण किया है और कल भी विश्लेषण किया है, तो सवाल ये है कि इस खटाखट का ऑनरशिप कौन लेगा? नेता तो बड़ी आसानी से पब्लिक में जाके बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये ले आएंगे, लेकिन ये लाने वाले लोग एक बार ऑनरशिप इसमें नहीं दिखाते हैं। क्या उनका सिर्फ मकसद चुनावों में एक माहौल बनाना अपने लिए और उसके बाद खटाखट वोट बनाना? तो ये खटाखट की संस्कृति से अगर ये देश, निर्मला सीतारमण एक सीरियस नोट पे सवाल पूछती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के रणनीतिकार चाहे जितना भी खटाखट इकोनॉमी को ला रहे हों लोगों के सामने में, जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात लोगों को समझा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो कम से कम एक बार देश को ये बताने की ज़रूरत है आज कि वो पैसा आप उधार लेने जा रहे हैं देश पे कर्ज के रूप में, या फिर आप यहाँ जो टैक्स पेयर हैं उनके टैक्स बढ़ा रहे हैं। आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? या फिर ये देश जो विकसित भारत के रूप में एक आप इसको प्रगति देखते हैं, उन सारे प्रायोरिटी को आप पीछे करके सिर्फ खटाखट इकोनॉमी को सामने लाएंगे? ये सवाल तो कांग्रेस से सीरियसली पूछने वाली बात तो जरूर है। जी। और इस सवाल का जवाब डॉक्टर टीना देंगी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही कांग्रेस की प्रवक्ता है। डॉक्टर टीना, कहां से धन लेकर आएंगे, कैसे ये मॉडल फीजिबल होगा, पहले तो ये बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, आप कर्ज देखिए, देश में कर्ज 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर है। अरे साहब, आपने 10 साल में इतना कर्जा कर दिया। क्या मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, आप बोलिए। जी, तो 10 साल में आपने इतना कर्जा बढ़ा दिया है जो खुदा प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। वो आपने अपने से 10 साल सत्ता में रहने पर इस देश को कर्ज में डुबो दिया है। अब समस्या तो हम लोगों के लिए कि अब सत्ता में आने जा रहे हैं 4 जून के बाद, तो हम इस देश को जो एक कर्ज में डूबा हुआ है, इस कर्ज से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब देश के प्रधानमंत्री कह के निकल जाएंगे, तो बस्ता लेके चल जाएंगे। वो तो कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, तो बस्ता लेके चले जाएंगे। और वहीं आपने वित्त मंत्री जी के मैं एक सवाल पूछती हूँ, जब उनसे पूछा जाता है कि प्याज बहुत महंगी है, तो कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती हूँ।
आपने एक ऐसी यही प्रधान वित्त मंत्री बनाई है जिसको खुद कोई समझ नहीं है, ना आर्थिक नीतियों की ना किसी बात की। लेकिन मैं खटाखट की बात कर लेती हूँ। अभी सहनसा भी बोलने लग गए हैं खटाखट। अरे साहब, आपको तो 10 साल दिए थे, आपने तो इस देश के 27 करोड़ जो हमने गरीबी से बाहर निकाला, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में डाल दिया है। तो सवाल यहाँ ये है कि देश के प्रधानमंत्री को सत्ता तो दे दी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए डालेंगे, हम 30 लाख नौकरियां देंगे। हम अपने मैनिफेस्टो में लगातार इस बात का बार बार ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को न्याय देंगे। हम जो ये योजना है अग्निपथ जैसी योजना लेके आए हैं, इन योजनाओं को खत्म करें। हमें हमारे माफी चाहती हूँ, हमारे पास जो है एक विजन है। इनके पास क्या है? इनके पास कोई विजन नहीं। इन्होंने तो 45 साल में जो बेरोजगारी कदर बढ़ा दी है। आज देखिए कि खटाखट, हम तो कह रहे हैं हम तो खटाखट उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। हमने हिमाचल में किया, हमने कर्नाटक में ऐसा किया है और हमने तेलंगाना में ऐसा किया है। हम सत्ता में आएंगे तो हम वो सारे वादे पूरे करेंगे जो हम मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं। इन 10 साल में कोई काम नहीं किया। आज मोदी साहब को कहना पड़ रहा है और इनको एक ही व्यक्ति से डर लगता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी से क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको पता है कि चुनौती कौन दे रहा है। इस समय राहुल गांधी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं। उनको डर है कि सत्ता से आज मोदी जी को, शहंशाह को डर लगता है कि सत्ता से वो बाहर जाने वाले हैं। 4 जून को आप भी, हम यही है, हम भी सब यही है। 4 जून को मोदी की नजर झुकाकर अगर देश से माफी मांगनी चाहिए उनको कि आपने इस देश को कर्ज में डुबो दिया है। आप सवाल नहीं पूछ सकते इस तरीके से। लेकिन ये सवाल और गंभीर हो जाता है जब आप ये आरोप लगाती हैं कि उन्होंने देश को कर्ज में डुबो दिया है। तब तो ये आपके लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा ये सवाल कि कर्ज पहले आप चुकाएंगी, उसके बाद फिर 1 लाख रुपए सालाना डालेंगी। 40 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च होंगे, अगर जो 25 न्याय 5 गारंटी की बात कही जा रही है, कहां से पैसा लेकर आएंगे? इस पर हम जवाब लेंगे। मेरा कहने का मतलब था कि ये सवाल यही था, लेकिन आपने उस पर कहीं जवाब नहीं दिया। अगली बार हम आपके पास आएंगे। फिलहाल विजय शर्मा जी भी हमारे साथ। जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप उस पर जवाब दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विजय शर्मा जी, ये कह रही है कि दरअसल राहुल गांधी जो है वो सीधे तौर पर अर्थनीति पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश की आर्थिक नीति जो है वो ठीक नहीं है और गरीबी मिटाने का जो तरीका है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, टीना जी को मैं बताना चाहता हूं, टीना जी अतीत में जाइए। आप 2012 का देखिए, आपके रक्षा मंत्री संसद के अंदर क्या बोलते हैं कि हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज हमारा हथियार जो है वो 500 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया जो हम निर्यात कर रहे हैं। आज हमारा फॉरेन रिजर्व जो 70 साल में 345 अरब डॉलर मैक्सिमम हुआ था, वो आज 650 अरब डॉलर हो गया। आज हमारा आप एक मिनट, टीना जी बीच में बोलते नहीं है। आप अच्छे प्रवक्ता हो, आपको बड़े जी, एक तो थोड़ा याद दिला देती हूँ आपको। आप थोड़ा सा याद दिला लेना। आपकी टर्न आएगी, याद ही दिलाना। आप जो भी कुछ याद दिलाना हम काम करेंगे, आप याद दिलाना। अगले 5 साल की याद दिलाना। टीना जी अगर बीच में बोलेगी तो चर्चा कैसे चलेगी? डॉक्टर टीना बीच में मत बोलिए, करने के लिए देगी। बीच में मत बोलिए। आपकी बारी आएगी तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आपकी बारी आएगी तो बताइएगा। जी, अब आप देखिए, आज सेंसेक्स कितना है? 70,000 से ऊपर। 70 साल में कितना पहुंचा था? 30 से 35,000। तो इसको क्या लोगे आप? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है देश में, उसमें एक विश्वास है, भरोसा है। अब आप देखिए, आपके राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है। आज हमने 34 लाख करोड़ सीधा लाभार्थी को दिया है। हमने 11 करोड़ लोगों को सीधा धुएं से बचाने के लिए सिलेंडर मुहैया कराया, गैस कनेक्शन दिया है। आज हम 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं। आज हमने 11 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी किसको दी है? किसानों को दी है। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 3,000 का एक खाद का बैग आता है, वो हम 300 रुपए में मुहैया करा रहे हैं। आप महंगाई की बात करते हो। जो सिलेंडर 300 रुपए में वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, वो आपने 900 कुछ रुपए का कर दिया। हमारे राज्य में 10 साल में सिर्फ वो 1100 समथिंग का हुआ है। तो आप तुलना कर लीजिए। आप बेरोजगारी की बातें करते हो। सरकार में, हमारी में 10 साल में 18 लाख सरकारी नौकरी लगी है, जो आपके राज्य में 6 लाख लगी थी। ये वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह जी जिनको आप सराहते हो, ये उनकी बातें मैं बता रहा हूं। आप उसके अलावा देखिए कि हमने
जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी पेट्रोल डीजल क्या रेट था, 32 रुपए 35 रुपए था, और उसके बाद में जब आप छोड़ के गए तो 75 रुपए के आसपास था, आज 95 रुपए में मिल रहा है। तो आप तुलना कर लीजिए, आपने बॉन्ड जारी किए, देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया 40,000 करोड़ का ईरान का, वो भुगतान करने का काम हम कर रहे हैं। आप देखिए एक दिन में 70 बैंक अमेरिका में डूबे थे मंदी में, हमारे बैंक सारे कतार में खड़े थे डूबने के लिए। तो मोदी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर कहा था कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं राष्ट्र हित के लिए इस जहर को पी जाऊं, उपयुक्त समय आने पे इनको मैं नंगा करूं, या मैं आज ही इनको नंगा कर दूं। तो उस टाइम क्या हालात थी, हमारे बैंक सारे डूबने के कगार पे थे, और हमारे एंटनी जी कहते हैं रक्षा उपकरण खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उसके बाद में देखिए 60,000 करोड़ के करीब के हमने राफेल खरीदे, हमने चुनुक हेलीकॉप्टर खरीदे, अपाचे खरीदे, हमने प्रेडेटर ड्रोन खरीदे, हमने सीमा पे बाढ़ लगाने का काम किया हमने। तो आप ऐसी बातें ना करें। 40 लाख करोड़ हमने लोन बांटे हैं, किसके लिए? रोजगार के लिए, हमने रोजगार देने की बात की थी। तो आप अपना जो है तुलनात्मक आधार पे बात कीजिए। आपने 75,000 पर व्यक्ति को देने की बात की थी 2019 के, आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या आपने पूरा कर दिया? कर्नाटका में आपने क्या वादे किए थे? आपको लग रहा है कि चौथे दौर का चुनाव खत्म होने के बाद में आप कहीं भी दौड़ में नहीं हो, आपकी लड़ाई वही 50 सीटों की लड़ रहे हो, तो इसलिए आप चांद तारे आ रहे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी। मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर टीना आ रहा हूं। उससे पहले मैं विनोद मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। विनोद मिश्रा जी, ये बताइए, ये आपने दोनों लोगों को सुना, आपको लगता है कि ये जो 1 लाख रुपए सालाना है कितना फीजिबल है? क्योंकि ये एक बहस छिड़ गई है कि बीजेपी कह रही है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम तीसरे बढ़ने की ओर आगे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी गरीबी मिटाने का तो ये भी एक तरीका है। देखिए निखिल, फिजिबल कितना है यह बात लोगों को भी पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मान लिया है कि अगर ये जनता के बीच में अगर ये लेके जा रहे हैं इस एजेंडे को, तो शायद ये एजेंडा चलेगा। अब ये एजेंडा चलने के पीछे उनका अपना जो भी लॉजिक हो, लेकिन ये बात राहुल गांधी जो न्याय की बात अभी कर रहे हैं, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात, ऐसी ही न्याय योजना 2019 में भी उन्होंने लाया था, जो उन्होंने कहा था कि गरीब परिवारों को हम 75,000 रुपया उनको हर साल में देंगे और हर महीने देंगे शायद, नहीं सॉरी, साल में देंगे, हर साल की बात थी। और उन्होंने कहा था कि हर साल देंगे, और उनको हम खटाखट उसी के समय में बात कही थी कि हम गरीबी रेखा से उनको हम ऊपर ले आएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो इस बात को लोगों में कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी कह रहे हैं, पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के अंदर, तो वो अगर कह रहे हैं कि गरीबी दूर करने का यह फॉर्मूला हमारे पास है, जो हम खटाखट इस देश से गरीबी भगा देंगे, तो लोगों के मन में यह आशंका होगी कि क्या यह गरीबी हटाओ का फॉर्मूला खटाखट वाला कहीं इंदिरा जी का गरीबी हटाओ का तो नारा नहीं होगा? ये जिसके अकाउंट में आप पैसा डालने जा रहे हैं, वो बैंक के नेशनलाइजेशन के 40 साल बाद उस गरीबों को उसके बैंक में अकाउंट खोला है। जो इस देश के 36-37 करोड़ जो गरीब लोग हैं, उनके बैंक में अकाउंट खोले हैं और बैंक से उनका एक्सेस मिला है। टीना जी, तो ये व्यवहारिक बात करने में पीछे में उसका एक तर्क होना चाहिए। तर्क इसलिए कि जनता के बीच में ये सवाल तो जरूर होंगे कि आज अगर इस देश के बेरोजगार जो आपके ही अगर हम डेटा को लें, तो आपके हिसाब से कम इस देश में 30 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार है। आपके ही डेटा से अगर लें तो इस देश में गरीब महिलाओं की तादाद भी कम से कम वैसे ही 30-32 करोड़ होगी। तो इस देश में अगर कम से कम आप 50 करोड़ ऐसे एक तरह से मान लीजिए कि जिसको आप खटाखट 8,500 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं और एक झटके में गरीबी दूर करने की बात करेंगे, तो लोग तो पूछेंगे कि ये पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, ये सवाल टीना जी से पहले भी पूछा गया था, इस बार वो जवाब देंगी। टीना जी, इसमें जो आप जवाब देंगी उसमें एक चीज़ मैं चाहूँगा ऐड करें कि 2019 में भी 75,000 रुपये सालाने का वादा किया गया था, लोगों के गले उतरा नहीं, क्यों? तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा ना करें? नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन वो वादा खरा क्यों नहीं उतरेगा? ये सवाल का जवाब तो आप देंगे ना। देखिए, जनता तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए। विनोद जी को नहीं, शर्मा जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए। जी
जी मोदी जी के रणनीतिकार क्या मोदी जी को झूठ बोलना सिखाते हैं कि आप सभा में जाइए और झूठे वादे करके वापस आ जाइए? अरे साहब, जब आपने कहा था कि 15 लाख नौकरियां 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे तो देने चाहिए थे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो दे देना चाहिए था। आज तो झूठा, अगर कोई झूठों का सरदार कहा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ सबकी नजरें टिक जाती है कि झूठा कौन है, रणनीतिकार झूठ कौन बोल रहा है। हमारे रणनीतिकार जो कहते हैं वो अगर हम वो हमारे सीजन में है तो ये अच्छी बात है, और जनता हम पर भरोसा जता रही है। आप देखिए, जितनी संपत्तियां थी सब संपत्तियां इन्होंने बेच दी, और बेचने के बाद नोटबंदी भी की, अपना चलाया नोट भी ये नहीं रख पाए, सब सारा पैसा लेकर इन्होंने किया क्या? इन्होंने तो कार्यालय बना दिए, और जनता के हित में कोई पैसा खर्च किया नहीं, इन्होंने तो कार्यालय बना दिए। जेपी नड्डा जी खुद बोलते हैं कि हमने तो 500 के करीब जो है कार्यालय बनवा दिए। और आप वो 1 लाख वाला एजेंडा, आप उस पर जवाब दीजिए डॉक्टर टीना, कि कैसे, कहां से पैसे लेकर आएंगी जी। हम तो देखिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसे हवाई बातें नहीं करते, ठीक है, वही वादे करते। हमने तो देखिए 2 करोड़ का वादा नहीं किया, हमने तो 30 लाख नौकरी का वादा पूरा करने का वादा किया है, क्योंकि ये वही नौकरियां हैं जो मनमोहन सिंह सरकार के समय जो लोग रिटायर हो गए थे वो आज तक नहीं भरे गए। हमने तो उस वादे पर बात की है। हमने 1 लाख कहा है, हमने तो नहीं कहा ना कि 15 लाख आएंगे। हमने हमारे विजन में देखिए, हमारी मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में क्या है, दरअसल सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर वो 1 लाख रुपए देंगी तो वो बजट में कहां से पैसा आएगा? क्या जो दूसरी योजनाएं हैं उनको रोक दिया जाएगा? क्या टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डाला जाएगा? पैसा आएगा कहां से? एक चीज। दूसरी चीज, आप बार बार ये जो कह रही हैं कि जो हमारी सत्ता होगी तो हम इसको करेंगे, आपने बार बार कहा कि और दूसरे राज्यों में, आपने इसको तेलंगाना में क्यों नहीं लागू कर दिया? आप जब आपकी हिमाचल में सरकार है तो वहां क्यों नहीं कर दिया? कर्नाटक में आपने क्यों नहीं कर दिया? बाकी जगहों पर आप करके दिखाते। आपकी अभी तक राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, आप वहां लागू करते हो, दिखाते कि जी देखिए 1-1 लाख रुपए हम यहाँ दे रहे हैं, यही देश भर में लागू कर देंगे, तो भी शायद रेलेवेंट होता। देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, हमने इससे पहले भी सरकारें चलाई हैं, और जब हम सरकार में थे तो हम जो पेंशन योजना हो, सामाजिक कल्याण के लिए जितनी योजनाएं हैं हमने वो सब लागू की। पर आज देखिए, आज हालत कैसे हैं? आज युवा दर भटक रहा है। आज पेंशन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, कोई पेंशन नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया इन 10 सालों में, सिर्फ और सिर्फ। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब दरअसल नहीं हुआ डॉक्टर टीना, लेकिन चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हम 22 अरबपतियों का घर नहीं भरने जा रहे, हम उस गरीब का साथ देंगे, गरीब का हाथ पकड़कर आगे बढ़वाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका पॉइंट आ गया, मुझे लगता है आपका पॉइंट आ गया। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा जी, शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि बार बार के आप 22 करोड़पतियों का घर भर रहे हैं और जो बाकी गरीब है उनको अमीर बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली। 22 लोगों का घर 22 ऑलरेडी करोड़पति है जी, वो ऑलरेडी करोड़पति है, तो मैंने कहा 22 करोड़पतियों का, 22 लोगों की बात। टीना जी सुनिए, आपका इतना लंबे समय तक रहा, आपके जो युवराज हैं उनकी दादी जी, उनके पिताजी, उनकी मम्मी जी, सुनिए डॉक्टर टीना, सुनिए डॉक्टर टीना, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हो, डॉक्टर टीना अगर आप कुछ सुनिए डॉक्टर टीना अगर आप कुछ बोलना चाह रही हूँ तो मैं कुछ सेकंड का वक्त आपको दे दूं, उसके बाद, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, है ना। शर्मा जी, आप डॉक्टर टीना आप कुछ कहना चाह रही हैं? कोई पॉइंट है आपके पास? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, मोरों को दाना खिलाने का समय है उनके पास। अरे मोरों को दाना खिलाने के लिए इनके पास, ठीक है, चलिए मोरों को दाना खिलाने का समय है उनके पास, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यही चीज आप बीच में बोल रही हैं, ठीक है। अब ये तो लोग भी देख रहे हैं कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शर्मा जी आप बताइए जी। आप देखिए, इनकी दादी जी, युवराज जी की, इनकी मम्मी, इनके पिताजी, खुद युवराज जी गरीबी हटाने निकले थे, आज तक गरीबी नहीं हटी। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं हम। देखिए इनके जो अर्थशास्त्री है, देखिए अच्छी बात नहीं है टीना जी, बीच में रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है, बीच में मत बोलिए डॉक्टर टीना, ये गलत बात है डॉक्टर टीना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके जब आप बोल रही थे तो कोई नहीं बोला था बीच में, मैंने ही जो कुछ सवाल किए होंगे, बाकी दोनों मेहमान बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे आपको, तो आप प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। शर्मा, देखिए इनके अर्थशास्त्री जो अमेरिका से पढ़े हुए हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो 12वीं अर्थव्यवस्था से 11वीं और 10वीं पे लाते हैं, और जिसपे ये उंगली उठाते हैं, हम 10वीं 11वीं से सीधे 5वीं पे आते हैं और हम तीसरी बनने जा रहे हैं। ये तुलनात्मक हमारे तथ्य के आधार पे मैं बोल रहा हूं। दूसरा ये बात बोलते हैं कि खटाखट वाली, राहुल गांधी जी का आप बयान देखिए, मैं टीवी के ऊपर बोला था कि जो गरीबी हो वो माइंड सेट है,
आप गरीबी नहीं जानते हो, गरीबी आपने गरीबी का मजाक उड़ाया है, तो आप क्या अपने बयान से भाग सकते हो? तो आप इससे पता चलता है कि आपका चाल चरित्र क्या है, किस तरह से आप चलिए मैं बातें करता हूँ। हीरा जी सुनिए, आपके टाइम तक 70 साल में 450 स्टार्टअप थे। आप तो पहले ये बताइए, आपने चलिए अब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, इसलिए मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, केवल हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि इस शो को वाइंड अप करना है, लेकिन उसके बावजूद इस चर्चा को वाइंड अप करना है। दरअसल उसके बावजूद मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा विमर्श है, इसको जनता किस तरह से ले रही है? ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है, मैं चाहूंगा जी टीना जी, अगर आपसे निवेदन है कि सिर्फ मैं तो आप दोनों प्रवक्ता विद्वान हैं और अपनी अपनी बात बहुत मजबूती से रख रहे हैं, मुझे भी काफी आपके ही बातों से ये मिला है। मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है कि जो बात कल भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि आप गरीबी की बात तो कीजिए, गरीबों के हित के बात तो कीजिए। अब सब कुछ इस देश को जायज है कि हमें गरीबी को कम से कम इस देश से दूर करनी है, लेकिन अमीरों ने क्या गुनाह किया है कि आप उसको हमेशा गाली देते रहिए? अगर वेल्थ क्रिएटर इस देश के अगर वो सम्मानित नहीं होंगे तो ये सारा जो आप देने जा रहे हैं, लोगों को बांटने जा रहे हैं, जो आप फ्रीबी का ये स्कीम चलाते हैं, वो सारा कुछ आपके टैक्स पेयर के पैसे से है मैडम। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएटर को जब तक ये देश सम्मानित नहीं करेगा, उसको उसके प्रति कम से कम एक भाव नहीं रखेगा। अब हर वेल्थ क्रिएटर को अगर चोर कहेंगे, हर वेल्थ क्रिएटर को आप कहेंगे कि ये बेईमान है, तो आप सोचिए कि ये देश, जो सभी सरबाजी कह रहे थे कि कैसे एक फ्रेजाइल 5 से 10 से कैसे आज इकोनॉमी के रूप में आप 5वें इकोनॉमी में वर्ल्ड के बनने जा रहे हैं, ये किसी ने किया है। सरकार का काम, सरकार चाहे आपकी रही हो या सरकार अभी मोदी सरकार है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो जो स्टार्टअप हैं, वो देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। ठीक है, आज आपके देश के स्टार्टअप जो है पूरे दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान बनी है, तो कम से कम उस टैक्स पेयर को भी एक तरह से सम्मान और उनको एक सांस लेने और का ये सवाल इसीलिए उठाया भी गया था विनोद जी, ये सवाल वो भी सांस ले सके। और ये सारी चीजें जब आप खटाखट ये सवाल भी दरअसल इसीलिए उठाया गया था, दुखी होता है। ये सवाल भी इसीलिए उठाया गया था कि आखिर ये सारा विमर्श है, क्या टैक्स पेयर्स के पैसे उनके ऊपर और बोझ लादा जाएगा, कैसे होगा ये? फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, डॉक्टर टीना आपका, शर्मा जी, विजय शर्मा जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे स्वाति मालीवाल के मामले की कि आखिर इस पर केजरीवाल की चुप्पी के क्या मायने हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल की चुप्पी, इस पर उठे हैं सवाल, क्योंकि आज इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। स्वाति मालीवाल ने CRPC की धारा 164 के तहत कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का जो मामला है, उसने तूल पकड़ लिया है। स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया है। स्वाति ने FIR में विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विभव कुमार पीयर हैं अरविंद केजरीवाल के। स्वाति का कहना है कि उन्हें लातों से मारा गया, पेट और बॉडी पर भी हमला किया गया, थप्पड़ों से मारा गया, लातों से मारा गया, ये जो पूरा डिटेल आया है। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने CM केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभव को लेकर बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं केजरीवाल।
ये कहती है कि केजरीवाल विभव को लेकर बड़ी बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं। एक महिला सांसद की पिटाई पर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है और इस चुप्पी पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं केजरीवाल। 13 मई को स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस से दिल्ली पुलिस को कॉल किया था, 112 पर कॉल किया था पुलिस को। उन्होंने कहा था कि वो सीएम हाउस में मौजूद हैं, वो सीएम से मिलने आई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार की बदसलूकी के बाद मीडिया के सामने कही थी। मीडिया के सामने उन्होंने कबूल किया था ये पूरी बात। उस दौरान उन्होंने कहा था कि केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सबसे सवाल पूछने वाले केजरीवाल एक महिला सांसद के सवाल पर आखिर चुप क्यों है? और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी इस पूरे प्रकरण पर क्या कहती हैं, क्या सवाल शाजिया इल्मी उठाती हैं, आप सुनिए। वो महिला जो बिल्कुल निर्भीक तौर से जिसने लड़ा है और बार बार लड़ा है, जिसने और महिलाओं की मदद की है, जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह के से उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये। और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना। और उस बदतमीज़ इंसान की बदतमीज़ी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। देखिए हाथापाई तो होती रहती है। आपको याद है किस तरह से प्रशांत और योगेंद्र को धक्के मारकर बाउंसर्स बुलाकर उन्होंने हटाया था, लेकिन ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। क्योंकि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने पीएस को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को? मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मदद के लिए पुलिस पहुंची है। स्वाति मालीवाल को फौरन इस मामले में कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और बिल्कुल सामने से वार करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दें। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी को दुखद बताया है और उन पर हमला बोला है। सुनिए क्या कहती हैं वो। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास से, मुख्यमंत्री आवास से। अरविंद, केजरीवाल के आवास पर क्या कुछ चल रहा है ये तो आप हमें जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ किस तरह से इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठ रहे हैं, उनकी चुप्पी पर उठ रहे हैं कि हर सबसे सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर चुप क्यों है? मुकेश, आप हमको सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी जी मुकेश, ये जानना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है उनके आवास पर, ये तो आप जानकारी हमको देंगे ही, साथ ही साथ आप हमको बताएं कि आखिर सबसे सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा जा रहा है और क्यों वो आखिर चुप हैं, एक महिला सांसद की पिटाई उनके घर पर हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरा एपिसोड घटा 13 तारीख के बाद से और आज लगातार 5 दिन बीत चुके हैं। 17 तारीख का आज दिन है। कल देखिए एफआईआर दर्ज होती है और अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर के अपने साथ साथ घूम रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब वो पंजाब और महाराष्ट्र के लिए गए तो आखिरी टाइम उनकी लोकेशन उनके साथ अमृतसर में पाई गई और यही वो गेट है देखिए निखिल, जहां पर ये पूरा का पूरा मीडिया का हुजूम जुड़ा हुआ है। देखिए तमाम पत्रकार मौजूद है, इसी गेट से वो अंदर जाती हैं और ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनको खंगाला जाएगा कुछ ही देर में।
दिल्ली पुलिस की टीम आएगी मुख्यमंत्री आवास में और वो यहाँ पर जांच करेगी, उन तमाम एविडेंस को यहाँ पर जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उस पर तमाम लोग ये जानना चाहते हैं। जिस नारी शक्ति की वो बात करते थे, जिसके सम्मान की बात करते थे, आज वो सम्मान जो था उनके खुद के प्रांगण में तार तार होता दिखाई दिया। विभव कुमार ने जिस तरह से हाथापाई की, उनकी एफआईआर पड़ी है, 5 से 7 से 8 बार थप्पड़ मारे गए, लात घूंसे उन पर बरसाए गए। एक महिला के साथ जो बर्बरता वो कर सकते थे करो, और यहाँ से 200 मीटर दूर जो यहाँ का लिंक रोड है वहां तक वो पैदल भागती हुई गई हैं, फिर वहां से ऑटो से सिविल लाइन जाती हैं। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो भी लीक हुआ है, उस पर खुद मालीवाल ने ट्वीट करके जो कहा है उसको मैं सुनाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, यानी उन्होंने वीडियो लीक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला कि जिस लड़की को वो पिटवा रहे थे उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस अंदर की वीडियो खंगालेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तमाम सत्य सामने आ जाएगा। और ये बात लगातार करें, निर्मला सीतारमण भी यही पूछ रही है, तमाम जनता ये पूछ रही है कि आखिर विभव निश्चित तौर पर ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। विपक्षी जो नेता हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े हों, दूसरे पार्टी से जुड़े हों, वो जरूर ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी पार्टी से तो अभी फिलहाल नहीं पूछा गया, लेकिन बीजेपी जरूर ये सवाल उठा रही है और ये सवाल अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मुकेश। तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।